आज का किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। वैसे तो व्यूअर्स को सभी मेरे किस्से दिलचस्प लगते हैं, लेकिन आज के किस्से में कुछ अजीब सी अलग ही बात है। क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पे जो ये किस्से होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि लोगों के साथ कुछ होता है और फिर किसी बड़े तांत्रिक जी को, किसी पंडित जी को, किसी मौलवी जी को या अपने अपने धर्म के अनुसार ही किसी को बुलाया जाता है। लेकिन आज का किस्सा एक ऐसे पंडित जी का है जिनके साथ खुदे वाक़या हुआ। लेकिन जो ये किस्सा है, ये एक धीरे धीरे इसका जब बैकग्राउंड खुलता है, इसका जैसे रहस्य खुलता है, तो ये उतना ही डरावना, उतना ही खौफनाक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां पर एक बहुत ही पुरानी सी इमारत थी। इमारत कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़े धनी सेठ की इमारत थी और अब वो खंडर हो चुकी थी। खंडर भी वो आज से नहीं थी, कई सदियों से वो खंडर थी। अब क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो जो किस्से होते हैं उनके साथ कहानियां जुड़ती जाती हैं। कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो ख़ास तौर पर इन बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती नहीं, या यूँ कहें कि इन चीज़ों को देखने के लिए भी आतुर है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। ऐसा ही था कुछ किशन और समीर के साथ। दोनों सगे भाई थे और उस गांव में, यूपी के उस गांव में, ये बचपन से मतलब इनका जन्म पैदाइश वगैरह सब कुछ वहीं पे हुई थी। बाकी जो इनके सारे दोस्त थे वो भी साथ में खेला करते थे। हमेशा इनका जो ध्यान होता था उस पुरानी हवेली पर होता था, जो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। और उस हवेली के अंदर जाने के जो रास्ते थे वो दो थे, एक जो प्रमुख द्वार था और पीछे से द्वार था। दोनों पर बड़े बड़े धागे बंधे हुए थे और उसके साथ ही कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए थे, जैसे कि किसी ने कवच के तौर पर उसको बंद किया हो। अब ये किसी बहुत ही बड़े पंडित का कार्य होगा, क्योंकि जब कोई पूरे का पूरा घर या पूरे का पूरा महल जहाँ पर भूतों का, प्रेतों का वास हो जाए, तो वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा मजबूत कवच बनाना पड़ता है जिससे कोई बाहर आ ना सके। अब जो ये सारे थे, किशन हो गया, समीर हो गया, या बचपन से ही इनके दोस्त, इनको एक लालसा रहती थी कि कभी ना कभी इस हवेली के अंदर जाएंगे। लेकिन छोटे होने की वजह से इन सबको अपने माँ बाप का डर रहता था। वैसे जो गांव था, गांव में ये आमतौर पर शाम को खेला करते थे और शाम का जो दृश्य गांव का काफ़ी सुहावना होता था। हल्के हल्के पहाड़ दूर से नज़र आते थे और एक ट्रेन गुजरा करती थी उस गाँव से, और जब उस गाँव के पास से गुजरती थी, उसके हॉर्न जब वो उसके पास से गुजरती तो धीरे भी काफ़ी स्लो होती थी, और उसका जो हॉर्न होता था वो तो सबको खुश कर देता था। अजीब से तरीके की एक जिसे खुशफहमी हो जाती थी सबको। ऐसे ही जब ये बच्चे खेलते थे, ये भी हर रोज़ उस ट्रेन का वेट करते रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो ज़्यादा होती जा रही थी। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो इनकी वही होती जा रही थी कि आखिर किसी न किसी दिन हम उस हवेली में जाएंगे। अब बड़े होने का मतलब ये भी नहीं कि जब ये 20 साल के या 25 साल के होंगे। अमूमन अभी इनकी उम्र 13 और 15 साल थी। अब किशन, समीर और उनके दोस्त जो हैं वो सारे डिसाइड करते हैं कि हम अब हवेली के अंदर जाएंगे। लेकिन कईयों में डर था, उत्सुकता ज़्यादा थी, इसलिए फिर ये डिसाइड होता है कि जाएंगे, पर कैसे, क्योंकि हवेली के अंदर जाने का कोई भी रास्ता था नहीं। अब सारे रेकी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जाके उनको एक ऐसा रास्ता दिखता है जहाँ से वो अंदर जा सकते हैं एक एक करके। एक संकरा रास्ता था, या यूँ कहें कि दीवार टूटी हुई थी और दीवार से वो अंदर की तरफ जा सकते थे। अब सबका प्लान बन गया और सबने ये सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि हवेली के अंदर जाएंगे और हवेली के अंदर जाने के बाद वहाँ का मुआयना करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो अपना अपना काम करेंगे और किसी को भी ये पता नहीं लगेगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। कोई चाहता था शायद, जो बरसों से वहाँ पर भटक रहा था, और वो चाहता था कि कोई उनसे आके मिले। अब जो कह सकते हैं कि किस्मत क्या होती है कि जिस दिन ये जाते हैं और वो अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो उनसे अंदर जाया नहीं जाता। जो वो रास्ता था उनकी उम्मीद के मुताबिक वो ज़्यादा संकरा था, इसलिए उनसे किसी से जाया नहीं जा रहा था। अब सब में फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी थी, सब अपना पूरा प्लान बना कर आए थे। तो उसके पास का ही जो दरवाज़ा था, समीर उस दरवाजे की जो मोलियां हैं उनको काटने लग पड़ता है, पत्थर से उनको छेदने लग पड़ता है। अब ये देख के तो सारे डर जाते हैं, लेकिन सबको था कि भाई अंदर तो जाना है। कोई भी उसको रोकता नहीं है। उसके मन में पता नहीं क्या जाता है, शायद वो किसी के आवेश में था या खुद कर रहा था, ये नहीं पता, लेकिन वो बड़े गुस्से से उस सारे के सारे धागे को काटता है, उन मंत्रों को पीछे करता है और ठोकर मार मार के दरवाज़ा खोलने लग पड़ता है। अब वो हवेली जो है वो 70-80 साल पुरानी थी, दरवाजे 70-80 साल पुराने बंद थे। इसी वजह से
वो दरवाज़ा जो है वो इतनी मार झेल नहीं पाता और दरवाज़ा टूट जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो एक अजीब से तरीके का धुआं बाहर निकलता है। सबको लगता है कि भाई इतनी देर से दरवाज़ा बंद है तो हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन शायद वो कुछ और ही था। अब जैसे ही ये अंदर जाना शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, इनको बहुत ही पुराने दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और ये महसूस करते हैं कि जो बाहर का मौसम है वो अचानक से बदल रहा है। अचानक से अभी 5 बजे का समय है और अभी गर्मियाँ ख़त्म होने को हैं, सितंबर के आसपास का है, तो 5 बजे दिन होता है, लेकिन अचानक से काला अंधेरा छा चुका है, काले बादलों के रूप में, और झमझम बारिश शुरू हो गई। अब उस मौसम में और जहाँ पर वो थे वहाँ पर इनको हल्का हल्का डर लगने लग पड़ता है। तो सभी ये प्लान बनाते हैं कि अब दरवाज़ा तो खुल ही चुका है, तो फिर हम फिर किसी दिन आएंगे, अब यहाँ से हमें निकलना ही ठीक होगा। अब वो सारे वापस जा रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई और भी था। सारे अपने घर जाते हैं, सारे नॉर्मल होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, और वो था समीर। वही समीर जिसने दरवाज़ा खोला था। वो अब कुछ दिन तो बिल्कुल गुमसुम रहता है, खाना पीना बहुत कम कर देता है, बड़ी मुश्किल से उसको खाना खिलाया जाए, खाना खाते हैं, और इसकी इसी हालत की वजह से अब हवेली पर जाने का प्लान भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन समीर के साथ जो होना था वो तो हो चुका था। धीरे धीरे उसकी सेहत डाउन होती जा रही थी। अभी 10-15 दिन बीतते हैं तो अचानक क्या होता है कि एक दिन समीर रात के समय में उठ के अपनी माँ के पास जाता है और बड़े ही अजीब से तरीके से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब उनकी माँ तो शायद किसी इसी पल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनका बेटा इतनी देर से कुछ खा नहीं रहा था और देखते ही देखते उसकी सेहत भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि सबके लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर भी कहते हैं कई बार इस उम्र में होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल था। लेकिन उससे भी अनयूजुअल अब होने वाला था। अब ऐसा भी क्यों होने वाला था? समीर ने खाना शुरू किया तो उसको फिर अब उनकी माँ, उनके पिता और उसके भाई को ही पकड़ के छुड़ाना पड़ा, क्योंकि समीर की माँ खाना बनाती जा रही थी, खाना बनाती जा रही थी, खाना बनाती जा रही थी, चपातियाँ बनाती जा रही थी और वो खाते जा रहा था। अमूमन एक समय में 2 से 3 चपातियाँ खाने वाला समीर अब तक 20 चपातियाँ खा चुका था, लेकिन उसकी भूख कम नहीं हुई थी। जैसे तैसे करके उनको समीर को साइड पर किया गया। अब सब ज़्यादा परेशान हो गए थे। उतना परेशान वो उसके ना खाने से नहीं हुए थे जितना उसके अब खाने से हो रहे थे, क्योंकि ये किसी आम इंसान के बस की बात है ही नहीं कि वो इस तरीके से इतना खाना, वो भी बच्चा, 13 साल का बच्चा इतना खाना खा जाए। सब परेशान हो गए। देखते ही देखते जो समीर है उसकी अब जो उसका फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो अचानक से चेंज होने लग पड़े और वो जानवरों की तरह गुर्राने लग पड़ा और कहने लग पड़ा कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं दोगे तो मैं अपना ही मांस खा जाऊंगा। अब ये सुनने की देर थी तो डर गए। आनन फानन में रात के समय में ही गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद फिर एक जो गांव में बड़ा ही मशहूर और प्राचीन मंदिर था, वहां पर पंडित जी को बुलाया गया। अब पंडित जी जब आए उन्होंने दशा देखी और कुछ समय बाद कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे कुछ मंत्रों से मंत्र उच्चारण करके कुछ जल की तैयारी करनी पड़ेगी, मौलियों की तैयारी करनी पड़ेगी, तो तब तक इस पर ध्यान रखो। अब ये उन पर ध्यान रखना शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि इनको नींद जब आ जाती है और सुबह उठ के देखते हैं कि समीर तो वहाँ पर होता ही नहीं। अब तो सारे पहले घर में और उसके बाद सारे गांव में भगदड़ मच जाती है कि रातों रात एक लड़का कहाँ गायब हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि किसी को पता ही नहीं था कि समीर का उस हवेली के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, तो हवेली की तरफ तो किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो कृष्ण है वो डर के अपने पिताजी से कहता है कि एक बार उस हवेली की तरफ ही हो आए। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा हवेली की तरफ तो कोई नहीं जाता, तो वहाँ पर क्यों गया होगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन चुकी थी उस परिस्थितियों में किशन को सब कुछ बताना ही पड़ना था। फिर वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी तो उसके पहले परेशान थे और कहते हैं कि बेटा बाद में देखेंगे, पहले तेरे भाई को तो ढूंढ लें। तो किशन कहता है कि मुझे लगता है कि समीर वहीं पे होगा। तो पिताजी पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो फिर वो अपने पिता को सारी कहानी बताता है। अब इनके पिता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये समय मारने पीटने और कुछ कहने सुनने का था नहीं। तो वो जल्दी से अपने सारे जो लोग थे जो अभी
समीर को ढूंढ रहे थे, वो कहते हैं कि जल्दी से हवेली की तरफ चलो। किसी को समय नहीं लग रहा था, लाखों सवाल थे, लेकिन अभी समय सवाल जवाब का था नहीं, तो सारे उस हवेली की तरफ भागते हैं। और जब भाग के देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। समीर तो दूर से नजर आ रहा था उस हवेली की छत पर, उस छत के बनेरे पर बैठा हुआ वो अपनी टांगे हिला रहा था। जैसे जैसे पास आते जा रहे थे तो जो समीर का चेहरा है वो मानो कि समीर का चेहरा पूरी तरीके से लग ही नहीं रहा था। अजीब से तरीके की मुस्कान और उसकी हंसी जैसे कि जानवरों की घुर्राहट थी। अब सब उसकी तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा नीचे आ जा। तो समीर बड़े ही अजीब से तरीके से हंस के कहता है कि जैसी आपकी मर्जी, और वो नीचे छलांग लगा लेता है। हवेली 2 मंजिला थी। 2 मंजिला हवेली से वो जब छलांग लगाता है नीचे सपाट पत्थर की जमीन पर, सबके तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन समीर को कुछ होता ही नहीं। टांग बाजू कुछ टूटना तो दूर की बात, उसको जरा सी खरोच भी नहीं आती, और वो हंसते हंसते जंप लगा के उन सब के बीच में से ऐसे भागता है कि मानो सब देखते देखते रह जाते हैं। किसी के संभालने की, किसी के रोकने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। इतनी देर में जब तक ये समझ पाते तो सब उसके पीछे भागते हैं और जैसे तैसे करके उसको काबू करते हैं। अब मामला स्पष्ट हो चुका था कि माजरा क्या है। और जब उनमें से एक आदमी हवेली के पीछे की तरफ देखता है कि दरवाजा तो जो है वो खुल चुका है, तो वो चीखें मारने लग पड़ता है और सबको बुलाता है कि ये देखो क्या अनर्थ हो गया हमारे गांव में, ये देखो क्या हो गया। और जब वो सारे देखते हैं और सबको समीर और किशन के पिता को बताना पड़ता है कि इन बच्चों ने और बाकी दोस्तों ने क्या हरकत की है। सबके मन में क्रोध के साथ डर और असहजता भी कि इस माहौल में हम क्या कहेंगे बच्चों को, क्योंकि इस समय जो विपदा आई थी सबसे पहले उससे निपटना था, उसके बाद ही सब कुछ होना था। ठीक वैसा ही किया जाता है और अब पंडित जी को सारी व्यथा बताई जाती है। तो पंडित जी और ज़्यादा घबरा जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। वो जो हवेली का दरवाज़ा था उसे खुलना नहीं चाहिए था। आपको पता नहीं वो किसने बंद किया था। अब सभी कहते हैं कि पंडित जी आपके परिवार में से बंद किया था, तो अब आप ही बंद करेंगे इसको। तो पंडित जी बड़े गुस्से से कहते हैं कि मूर्खो, तुम्हें यह क्या बच्चों की चीज़ें लगती है कि इस चीज़ को जब दिल किया बंद किया जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि ये जो दरवाज़ा है ये मेरे ताया जी बटुकनाथ जी ने बंद किया था। क्या तुम में से कोई उनको जानता है? पुराने लोग तो उनको जानते थे और उनको ये भी जानते थे कि उनके साथ हुआ क्या, और साथ के साथ ही ये हवेली में ऐसा भी क्या हुआ था कि जिसकी वजह से एक बड़े ही पहुंचे हुए पंडित को ही इसे बंद करना पड़ा। पंडित बटुकनाथ जी अपने समय के बहुत ही पहुंचे हुए पंडित थे। अब इस हवेली में जो भी उन्होंने कवच सिद्ध किया था वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से था, और उस समय सिर्फ वो ही कर सकते थे। क्योंकि क्या हुआ था कि इस हवेली में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहता था, लेकिन एक वक्त क्या हुआ कि उस हवेली में चोरों लुटेरों ने रात के समय में धावा बोल दिया और मारकाट शुरू हुई। जो सेठ जी के सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं वो भी थे, उन्होंने भी पूरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते खून की नदियां बहने लग पड़ी। सेठ जी का सारा परिवार मारा गया और तकरीबन सारे चोर लुटेरे मारे गए, कुछ भाग गए और सिक्योरिटी गार्ड भी तकरीबन मारे गए। अब उस समय के बाद इस हवेली में तो भूतों का बसेरा सा लग गया। ना ही सिर्फ हवेली के अंदर गांव में भी ऐसी हरकतें होती थी जिसका सीधा सीधा लिंक हवेली से निकलता था। कभी किसी को वो सेठ का भूत दिखाई देता, कभी उसके परिवार में से, या कभी कोई चोर लुटेरा। तो फिर पंडित बटुकनाथ जी उन्होंने इस पर अपनी पूरी शिक्षा लगा के इस चीज़ को बंद किया और उसके बाद कहीं जाकर गांव में शांति स्थापित हुई। लेकिन पंडित बटुकनाथ जी, अब जैसा कि ये जो किस्सा था काफ़ी सालों पुराना था, काफ़ी दशकों पुराना था, लेकिन पंडित बटुकनाथ जी बहुत जल्दी चले गए। कहाँ चले गए? अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी मौत हो गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ तो कुछ और ही था।
अब क्या हुआ था कि ये जानने के लिए किस्से को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपना फ़र्ज़ निभाना मत भूलिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और ये वन स्टॉप चैनल है हॉरर का, आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड होती है हॉरर की, साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी। अब जल्दी से बढ़ते हैं किस्से की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि बटुकनाथ जी तो चले गए, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, या कहें कि वो आज भी हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कई दशकों पुरानी, अमूमन 5 से 6 दशक पुरानी ये बात, और उस समय बटुकनाथ जी की उम्र जो है वो कुछ 45-50 के आसपास होगी। इस उम्र में भी लोग जिंदा होते हैं, इस उम्र तक भोगते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि जो इंसान का अता पता ही नहीं है और वो जीवित भी हो? हालांकि इस बात की कुछ पता नहीं है कि वो है भी जीवित की नहीं, लेकिन वो चले गए। कहाँ चले गए उसका भी एक बड़ा ही भयानक किस्सा है। अब जब पंडित जी, अब इनकी भी अब थोड़ी सी उम्र हो चली है, क्योंकि ये उनके भतीजे थे, और जब ये सब कुछ हुआ तब तो वो आई थिंक इस दुनिया में थे भी नहीं। इनकी उम्र भी कुछ 50 के आसपास है। तो फिर वो पंडित जी कहते हैं कि बात ऐसी है कि इस हवेली को तो मेरे हिसाब से सिर्फ वही साध सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से क्या होता है कि जब ये पुरानी किताबों को खंगालते हैं, मंत्रों की किताबों को खंगालते हैं अपने ताऊ जी की, तो वहाँ पर उनको एक सारा किस्सा का किस्सा नज़र आता है कि किस तरीके से उन्होंने इस हवेली के अंदर जो साधना की और वहाँ पर जाकर इन्होंने सब कुछ सेट किया। तो जो ये आपात आया था इस गाँव पर और उस समीर लड़के पर, इन पंडित जी ने उस सब को सेट कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, और गाँव पर जो विपदा थी वो टल गई। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बटुकनाथ जी के साथ हुआ क्या? अब ये पुराने लोग तो जानते थे, और उनमें से तो कई लोग गुजर चुके थे, बहुत इक्का दुक्का रह गए थे और उनकी इतनी याददाश्त रह नहीं गई थी बिल्कुल सही बता सके। लेकिन अब बटुकनाथ जी के भतीजे, उनसे लोगों ने पूछना शुरू किया, तो फिर उन्होंने किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि एक बार वो किसी गांव में कुछ साधना करने के लिए गए थे। उससे पहले वो भूत प्रेतों में विश्वास करते नहीं थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब जैसे होता है कि हाँ राक्षस वगैरह तो सारे हमारे ग्रंथों में, लेकिन पर्टिकुलरली भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। अब क्या होता है कि वो रात के समय में खटिया बिछाकर छत में सो रहे होते हैं, और अचानक उनको अपने आसपास कुछ घूमते घूमते कोई चीज़ दिखाई देती है, और स्पष्ट रूप से वो परछाई थी जिसकी आंखें चमक रही थी। अब ये तो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं बड़े ही ज़बरदस्त बोले, जिससे वो परछाई एकदम से विलुप्त हो जाती है। लेकिन उनको उस दिन साफ हो गया कि हाँ भूत प्रेत भी होते हैं। ये बात उन्होंने अपने पिताजी से की। अब जब पिताजी से की तो वो अजीब सी हंसी हंसने लग पड़े। तो ये कहते हैं कि पिताजी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता और आप मुझ पर शायद मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि पुत्र ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ होता है, और तुझे तो शायद ये पता नहीं होगा कि तेरे ताऊ बटुकनाथ जी, अब इन्होंने उनके किस्से सुने थे कि बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े थे, लेकिन वो थे नहीं। अब तो फिर इन्होंने क्वेश्चन किया और इनके जरिए ये गांव वालों को भी पता लग गया। वो कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, फिर वो सुनाते हैं किस्सा कि बटुकनाथ जी गए कहाँ पे। वो कहते हैं कि अचानक से मेरे बड़े भाई यानी कि बटुकनाथ जी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। कुछ दिनों से मंदिर में, या कह सकते हैं कि गुरुकुल में, क्योंकि जो वो मंदिर था वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी संस्कृत की, पंडित बनने की, तो वो संचालन करते थे। तो वो कुछ दिनों से बड़े ही अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जल्दी ही चला जाऊँगा, लेकिन उनकी इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा था। शायद कुछ लोग समझ रहे थे कि जो बड़े ही ज्ञानी विद्वान संत होते हैं उनको अपने मृत्यु का पता लग जाता है, लेकिन इतनी उम्र थी नहीं अभी, और अजीब से तरीके का जो डर था उनके मन में था, और ऐसा कुछ हुआ भी था। इस चीज़ के बारे में इन्होंने जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता लगा कि उस गुरुकुल के 2 बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब ये बातों बातों में उनका पता लेने के लिए चले जाते हैं, दिमाग में तो इनका होता है कि कुछ ना कुछ तो लिंक है, क्योंकि इन्हीं बच्चों के बीमार होने के बाद से ही पंडित बटुकनाथ जी बड़े अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे थे।
तो ये उन बच्चों के पास जाते हैं और उन बच्चों से पूछना शुरू करते हैं, लेकिन अभी बच्चे इतनी हालत में थे नहीं और बीमार इतने थे कि कुछ बता नहीं पाते। खैर ये कुछ दिन इंतज़ार करते हैं और फिर ये पूछते हैं। अब ये बच्चे कहते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गुरुकुल में एक बच्चा आया था जिसकी आंखें बड़ी अजीब थी। वो बच्चा किसी से भी बात नहीं करता था, बस बिल्कुल कॉर्नर में साइड पर बैठकर अपना काम करता रहता। हमने पंडित जी से भी बात की, लेकिन पंडित जी इस चीज़ को आया गया कर देते कि तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं और उससे कुछ किसी तरीके की बात मत करना, बस वो जैसे काम करता है उसको करने दो। अब क्या होता था कि कई समय जब सुबह सुबह मंत्रोच्चारण की विधि करनी होती थी, कि सुबह सुबह जो बिल्कुल अमृत टाइम वेला होता है जिसे पंजाबी में कहते हैं, उस समय किस तरीके से हमने मंत्रोच्चारण करना होता है, उसकी वजह से कई बार बच्चों को रात को सोना पड़ता था मंदिर के अंदर ही, ताकि सुबह सुबह वो अपने घर से ना आए उस वक्त। इसलिए क्या होता है कि ये दिन होता है कि जो ये दो लड़के थे ये उन्होंने मंदिर में सोना था। अब गर्मियों के दिन थे और छत पर इन्होंने अपनी खटिया बिछा दी और वही खटिया इनकी खटिया के बिल्कुल पास ही वो लड़का भी था। अब लड़का तो इनसे कोई बात कर नहीं रहा, लेकिन ये थोड़ा सा लड़के से मजाक करना शुरू कर देते हैं, बड़े ही अजीब से तरीके का, जैसे कि उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़के की आंखों में जो बड़ी अजीब सी तरीके की थी, साफ साफ देख पा रहे थे कि गुस्सा है, लेकिन इनको ये चीज़ देख के मज़ा आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। लेकिन जब वो रिएक्ट करता है तो ये किसी काम के नहीं रहते। अब ये बड़े अजीब से तरीके से, जैसे रोबदार आवाज में कहते हैं, वो सुन, वो जो तेरे थोड़ी सी आगे घड़ा पड़ा ना, हमें प्यास बहुत लगी है, उस घड़े से पानी निकाल गिलास में और हमें दोनों को पिला। अब बस ये कहने की देर थी और वो लड़का इनकी आज्ञा का पालन करने लग पड़ता है, लेकिन आज्ञा का पालन कुछ अजीब से तरीके से होता है। वो कैसे? वो बस घड़े की तरफ देखता है, गिलास जो है वो खुद ब खुद ऊपर जाता है, घड़े से जो प्लेट है वो बिल्कुल साइड पे होती है, पानी निकलता है और इनकी आंखों के सामने आ जाता है हवा में ही। और वो लड़के की आंखें उस इशारों से ही वो घड़े का जो गिलास था वो इनके पास आ जाता है। बस ये देखने की देर थी। ये तो चीखें मारते मारते पंडित जी को बुलाते बुलाते बटुकनाथ जी को नीचे भाग जाते हैं और वो लड़का बड़े अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख रहा था। जब पंडित जी को पता लगता है, पंडित जी ऊपर आते हैं और वो लड़का गायब हो चुका होता है। और ये लड़के कहते हैं कि पंडित जी की तो हालत खराब हो जाती है। जब हमने पंडित जी को ये बात बताई कि वो उस लड़के ने ऐसे किया है, तब तो पंडित जी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे कि जैसे कुछ अजीब हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो आकर देखते हैं और लड़के को नहीं पाते, उनकी तो हालत पतली हो जाती है। बस अब इन्होंने जो लड़के से पता करना था वो तो पता कर लिया, अब तो बाकी की बात जो है वो तो पंडित जी ने बतानी थी। फिर ये जाते हैं पंडित जी के पास, यानी अपने बड़े भाई के पास, और उनसे पूछना शुरू करते हैं। शुरू में तो वो बताते नहीं, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है फिर वो बताते हैं कि मुझे एक रात सपना आया था कि एक बड़ी ही पंडित, वो जो कुछ भयानक सी आकृति वाले पंडित थे, उन्होंने जनेऊ धारण किया था, चोटी भी थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि शायद वो ब्रह्म राक्षस थे। उन्होंने कहा कि कल तेरे पास एक बच्चा आएगा, तूने उससे कोई सवाल नहीं करना कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, तूने उसको शिक्षा देनी है, और जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेगा वो खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा के बीच में उसको किसी कारण से जाना पड़ा तो फिर हम तुझको लेकर जाएंगे। शिक्षा तो वो पूरी करेगा ही, और वो भी तुझसे, तो फिर हम तुझको लेकर जाएंगे। अब उस लड़के की शिक्षा पूरी हुई नहीं थी, वो वैसे ही चला गया था, क्योंकि कांड हो चुका था, उसका राज खुल चुका था कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। अब पंडित जी को ये पता लग चुका था कि वो मुझे लेकर जाएंगे, और वो लेकर चले भी गए। क्योंकि एक दिन जब सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी किसी के अंदर से आवाज़ नहीं है, और वो जब वो दरवाज़ा खोला गया तो अंदर पंडित जी के वस्त्र वैसे के वैसे बिस्तरे पर पड़े हुए थे, उनका जनेऊ सब कुछ, सिर्फ पंडित जी गायब थे। और इतने दशक बीत चुके हैं, पंडित जी आज तक भी नहीं मिले, यानी कि वो सशरीर इस दुनिया से कहीं अलोप हो गए, और शायद इनको कोई ब्रह्म राक्षस ले गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि शायद वो जिंदा हूं, शायद वो किस
दुनिया में अभी भी उस लड़के यानी कि उस प्रेत को शिक्षा दे रहे हो, लेकिन इस दुनिया में वो है नहीं। और इतने पहुंचे हुए पंडित जी थे कि वो हवेली का जो सारा सिस्टम था उन्होंने सही किया था, और खुशकिस्मती से उन्होंने एक पत्थर पर एक सारी किताब नुमा में वो सब कुछ लिखा था उसकी विधि, जिसकी वजह से उनके भतीजे इस चीज़ में सफल हुए और उन्होंने उस हवेली के भूतों को, उस हवेली के प्रेतों को दोबारा से कैद कर दिया। और उसके बाद फिर होती है सर्विस बच्चों की, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस हवेली के आसपास जाने की। अब वो बच्चे अब बड़े हो चुके होंगे, ताउम्र वो याद रखेंगे कि गलती से भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना जहाँ पर जाने के लिए मना किया हो, और ख़ास तौर पर जहाँ पर कुछ ऐसे देखने में ही पता लगे कि कुछ कवच बनाए गए हैं। यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक तो होता ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से अपना सहयोग दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा किस्सा। और अब चलते हैं अगले किस्से की ओर। कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं बचपन में, जैसे कि अभी पहले किस्से में हमने सुना, और वो जो गलतियां हैं जानलेवा तक साबित हो जाती हैं। ये किस्सा ऐसी ही गलतियों का गवाह है। कामरान और आसिफ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उनको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन अब ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने क्रिकेट खेल के। सारी दुनिया क्रिकेट खेलती है, लेकिन जहां पर वो क्रिकेट खेलते थे उसके दीवार की दूसरी तरफ था कब्रिस्तान। आमतौर पर ये कभी भी उस कब्रिस्तान में जाते नहीं थे, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनकी बॉल जो है वो उस कब्रिस्तान में चली जाती है, और आसिफ उस दीवार पर चढ़ता है और जंप लगाता है, लेकिन गलती से उसकी जंप एक ऐसी कवर पर लग जाती है जो बिल्कुल कच्ची सी कवर होती है। और अभी कुछ दिन पहले बरसात पड़ी होती है, उसका जो पाँव है बिल्कुल कवर पर आता है और पाँव उसका अंदर तक धंस जाता है। जब ये उसके दोस्त देखते हैं वो तो हंसने लग पड़ते हैं, लेकिन कुछ डर भी उनके अंदर होता है, क्योंकि पाँव जो है वो कबर पर पड़ा था, और वो कबर किसकी थी ये पता नहीं। या ये कह सकते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने किसकी कबर पर पाँव रख दिया है, क्योंकि अब जो उनके साथ होने वाला था ये चीज़ दर्शाती है कि वो कबर किसी आम इंसान या आम लेडी की या आम स्त्री की नहीं थी, क्योंकि जो उस लेडी ने इनके साथ किया ऐसा कोई आम इंसान तो करता ही नहीं। अब क्या होता है कि जब ये पाँव बाहर निकालते हैं तो इनके शरीर में अचानक सी अजीब से तरीके की अकड़न हो जाती है। तो अब जो शाम का समय भी हो चुका था, अंधेरा भी हो चुका था, और ये सोचते हैं कि अब हम आगे खेल नहीं खेलेंगे, तो ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इनको डर भी थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, और सच में गलत हो गया था। 3 बाइक्स थी इनके पास। ये अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब इनकी बाइक चल रही होती है तो इनको पेशाब आता है, और ये एक जगह पे रुकते हैं, और उस जगह पर आसपास झाड़ियाँ काफ़ी होती हैं। जब ये पेशाब कर रहे होते हैं तो जो उनकी टांग उस कबर के बीच में धसी थी, वहां पर इनको बहुत अजीब सी अकड़न महसूस होने लग पड़ती है। अब वो जैसे तैसे करके बाइक पर बैठते हैं तो उनका जो दोस्त है आगे बैठा होता है, वो अचानक से स्पीड से बाइक भगाता है। ये कहते हैं कि क्या हुआ? वो कहते हैं कि पीछे देख। और वो पीछे देखते हैं कि एक अजीब से तरीके की परछाई इनका पीछा कर रही है। अब ये जल्दी से बाइक को भगाते हैं और अपने दूसरे दोस्तों से भी आगे भाग जाते हैं। वो भी देख रहे होते हैं कि इनको अचानक क्या हुआ, और देखते ही देखते आगे जाके इनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन इनकी आंखों में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा था। इनको एक्सीडेंट की कोई परवाह थी नहीं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये तो दोनों एक तरफ देख रहे थे, और खास तौर पर आसिफ, क्योंकि उसको शायद कुछ ऐसी चीज ज्यादा नजर आ रही थी। कब्र में छलांग भी तो उसने लगाई थी। अब एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बाकी सारे दोस्त तो ठीक होते हैं, लेकिन आसिफ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है, और वो हर रोज यही चीज कहता था कि वो मुझे ले जाएगी। वो कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे नींद से जगाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले तो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन फिर इनके दोस्त इनके परिवार को बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ।
फिर किसी आलिम को, किसी मौलाना को बुलाया जाता है और वो जब सब कुछ देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी इनके पीछे वो चीज़ लगी है वो कुछ साधारण नहीं है और इसको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और नुकसान पहुंचा भी रही थी। धीरे 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 उनका जो शरीर है वो ख़राब होता जा रहा था। ख़राब, मैं एक होता ना, मैं वैसे नॉर्मल कहता हूँ शरीर कमज़ोर, लेकिन वो गलना शुरू हो गया था। अभी इस बात को 2-3 साल बीत चुके थे और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये फॉरेन कंट्री में जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे जाके इनको कुछ थोड़ा सा महसूस ठीक हो, लेकिन शायद जब मौत किसी का पीछा करती है तो फिर वो 7 समंदर पार भी चले जाए या फिर स्पेस तक में भी चला जाए, मौत तो उसको पकड़ ही लेती है। यही हुआ इनके साथ भी। जब ये जा रहे होते हैं और जब एयरपोर्ट में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, इनका दोस्त भी इनके साथ होता है बाय द वे, और जब ये शीशे की तरफ देखते हैं तो इनको फिर से वो परछाई नजर आती है और उसकी चमकती आंखें इनको डराने के लिए काफ़ी थी। ये तो डर से चीख लगा देते हैं और अपने दोस्त को सारी बात बताते हैं। फिर इनका दोस्त इनको किसी तरीके से समझाता है कि भाई ऐसा हो गया होगा, अब तो हम देश छोड़ के जा रहे हैं। मौलाना जी ने कहा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब ये अपना देश छोड़ते हैं और चले जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 1 साल ये काम करते हैं, लेकिन आए दिन ये यही कंप्लेन करते थे कि वो चीज़ इनको अब भी नज़र आती है। और एक दिन बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, ना जाने कैसे ये अपने अपार्टमेंट की छत पर जाते हैं और वहाँ से छलांग लगा देते हैं। 3 या 4 साल कम से कम ये चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ती और आखिर में इनकी जान लेके चले जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये ऐसे कब्रिस्तान होते हैं, इनसे हमें बिल्कुल एहतियात से जाना चाहिए। क्या पता कि जो कब्रों के नीचे दबा हुआ है वो उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे कर्म किए थे और वो क्या था। छोटा सा किस्सा था, लेकिन आई होप ये आपको किस्सा पसंद आया होगा। और साथ के साथ ही अगर पसंद आया तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में कि पहला किस्सा ज़्यादा अच्छा था या ये किस्सा ज़्यादा अच्छा था। साथ के साथ ही आपको जो डेली के मेरी वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं ये भी आप ज़रूर बताइए, और क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए ये साथ के साथ ज़रूर बताइए। अब चलते हैं हम सेगमेंट पर, जो हमने नया सेगमेंट शुरू किया है और जिसमें क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किया करेंगे। और आज का कमेंट है जो हम पढ़ते हैं। आज का जो कमेंट है वो है स्पार्टाकस मंडे 877 का, और वो लिखते हैं कि मिनहाज अली अस्करी जैसी स्ट्रीम होनी चाहिए जहां लिसनर भी ज्वाइन करते हैं, अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। और रही बात बैकग्राउंड म्यूज़िक की, वो जी हॉरर शो का म्यूज़िक डरावना लगता है क्योंकि उसमें फीमेल की वॉइस का जो भी वो जैसी आवाज़ आती है वो करती है, ना कि इंस्ट्रूमेंटल यूज़ डरावना बनता है। और आप खौफनाक कहानियाँ विद नौशीन वाली ने जैसा बैकग्राउंड में यूज़ किया है वो भी आप यूज़ करो। ज़बरदस्त है वो हॉरर वाइब्स। और साथ में इन्होंने अपनी थ्रेड में आगे लिखा है कि उसका 3 महीने पुराना कोई भी कहानी उठाओ, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ मिलेगी, वैसी वाली डरावनी यूज़ करो। और जो ये इन्होंने बैकग्राउंड नॉइज़ की बात की है ना, वो जो मैंने ओवरऑल एक बैकग्राउंड जो था वो स्कोर था उसकी बात की थी कि जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड चल रहा होता है भाई, उसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल वॉइसेस वगैरह ये नहीं यूज़ करनी, ये स्पेशल इफेक्ट्स नहीं यूज़ करने। जस्ट एक बैकग्राउंड थोड़ी सी डार्क मैं देख रहा हूँ, मैं देखूंगा जो से आप कह रहे हो, एक बार देखूंगा सुन के, अगर थोड़ा सा मुझे अच्छा वाइब लगा तो फिर इसको यूज़ कर भी लेंगे। मैंने ये स्पेशली कहा था अपनी वीडियो में कि मुझे रिकमेंड करो, और थैंक यू आपने रिकमेंड किया। इसके अलावा आप बात कर रहे हो मिनहाज अली अक्सरी की। देखिए मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट करने को लाखों एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। पहले हम मिनहाज अली अक्सरी की बात करें। आपको क्या लगता है कि वो बैठे हैं, उनको रैंडमली कोई कॉल आई और उसने अपनी कहानी सुना दी और आपको उसकी कहानी भी बड़ी बिल्कुल लय में लगती होगी? ऐसा नहीं होता। पहले बात की जाती है, जिन्होंने लाइव पर उनसे बात करनी है फ़ोन पे, प्रॉपर एक टीम होती है। पहले उनसे उनकी नरेशन के बारे में बात की जाती है कि वो बोलेंगे कि भी नहीं। फिर उसके बाद वो सारी जो कहानी है उसको पहले ही पता होता है कि ये कहानी मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा स्क्रिप्टेड होता है, उन्होंने जस्ट एक इंश्योर करना होता है कि वीडियो बेकार ना बने। फिर उसके बाद वो सारा करते हैं। देखो क्या काम है कि अब करने को तो लाखों काम कर लो। अब जैसे आपने कहा कि जो ये लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम मैं नहीं करूँगा, उसका कारण ये है, अभी नहीं करूँगा। उसका कारण ये है कि एक तो मेरी डेली वीडियो आ रही है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम भी करूँ? इतना मैं ट्रैफिक नहीं डालना चाहता अपने चैनल में। और मिनहाज भाई का जो चैनल है, बड़ा चैनल है, और देखिए स्ट्रीम तब मज़ा आता है करने का जब आपको लोग सुन रहे हों, देख रहे हों। 5-6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, चलो 100 लोग देख रहे होंगे तो उससे क्या फ़ायदा? तो चैनल पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। मैंने जैसे अपना टारगेट सेट किया कि कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद एक हम वीकली या फोर्टनाइटली स्ट्रीम क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम। और जो भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर करूं और लाइव स्टोरीज वगैरह का डिस्कस करूं, तो वो भी क्या करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ का ना भाई एक समय होता है। आई रियली फील हम्बल कि आप कंसर्न शो करते हो, लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है। हर एक चीज़ समय से पहले की जाए तो फिर वो कोई ना कोई काम खराब हो जाता है। और हर एक चैनल का ना अपना कोई यूएसपी होता है। अब मिनहाज का यूएसपी है लाइव। मैं हर एक चीज़ एक ही चैनल में नहीं कर सकता मेरे भाई। हो सकता है कि बाद में इसके लिए अलग से चैनल खोल लें। एक ही चैनल में मैं रोज़ वीडियो भी डालूँ, पॉडकास्ट भी करूँ, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम भी करूँ। अभी मेरी टीम नहीं है। जब ये टीम धीरे धीरे बनेगी ना, फिर उसके साथ ये सब चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ मेरे दिमाग में प्री प्लान्ड है कि इतने सब हो जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर ये ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे। टाइमली शने धीरे धीरे। तो धीरे धीरे किया गया काम तसल्ली बख्श होता है, सही होता है। और अभी जैसे मैंने एक इनिशिएटिव लिया है डेली की वीडियो को, उसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अब जब तक उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको पहले अच्छी तरीके से बिल्डअप तो कर लेना। जब वो अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा, जब ये मेरी रूटीन के लिए बन जाएगा। अब आपको नहीं ना पता, अभी भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है रोज़ वीडियो अपलोड करना, स्टोरीज़ को छानना, अच्छे तरीके से सेट करना, उसको देखना कि वो सुनाने लायक है भी कि नहीं। फिर 100 काम होते हैं, मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी है, उसको भी मैनेज करना, उसके बावजूद भी करना। मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ आपको जताऊँ कि देखा आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम दोनों के लिए हो रहा है। मेरी भी तो ग्रोथ हो रही है ना साथ में। आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मेरी भी तो हो रही है ग्रोथ। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, सिरखप्ती बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। देखो भाई बाल उड़ रहे हैं, पहले भी उड़ रहे थे, जल्दी मैं हो जाऊँगा, 25 लगाने पड़ेंगे। तो अभी ये एक बार जो दिल्ली की स्टोरीज है ना, ये इसको मैं बिल्कुल एक बार पिरो लूँ माला में। कि मतलब मेरे लिए क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट लगता है, फिर धीरे धीरे हम उसके लिए यूज्ड हो जाते हैं। फिर जब हम उसके यूज्ड हो जाते हैं, फिर वो काम बड़ा सिंपल लगता है, फिर हम उसको छोड़ के दूसरे काम कर सकते हैं। तो अभी ये जो है वो फेज़ चल रहा है, अभी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। और उसको जैसे 1, 2, 3 महीने में जब तक वो बिल्कुल मेरे लिए रूटीन का एक बिल्कुल सिंपल वर्क बन जाएगा, फिर हम कोई और चीज़ पकड़ेंगे। 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर 10,000 सब्सक्राइबर तो मुझे लगता हो ही जाएंगे। आप जैसे भाई हैं, उनकी वजह से जो कंसर्न भी शो करते हैं और जो इतना प्यार देते हैं, तो मुझे पता है कि हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसलिए मुझे इस चीज़ का कोई है नहीं है। और सब काम करेंगे भाई, सब कुछ होगा। आपको मैं कोई बड़बोला इंसान नहीं हूँ कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हॉरर का जैसा जैसा हॉरर किसी को चाहिए, वेदर इट इज़ आने वाले समय में एक कोई एनिमेटेड स्टोरीज है, लाइव स्ट्रीम है, एक ये सारे का सारा इकोसिस्टम बनाना है मैंने हॉरर का, जहाँ पर आपको जो व्यूअर्स जिस तरीके का कंटेंट चाहते हैं उनको मिलेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए समय लगेगा। अब वैसे तो कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, लेकिन अगर हम YouTube की बात करें तो उसमें एक सिंपल एग्जांपल देते हो कि ध्रुव राठी वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। अब ध्रुव राठी की आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें, उसने कितनी मेहनत की है, पर धीरे धीरे चीज़ बनी है ना। तो मैं भी भाई मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे बनेगा। और एक बार बन गया तो आपको वादा है कि हर एक चीज़, बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब इफेक्ट्स को छोड़कर अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, ये भी सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन ये तभी होगा जब ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ मिल रही है। थोड़ी सी सब्सक्राइबर के मामले में थोड़ी सी स्लो है। व्यूज़ भी अब मुझे थोड़े से कम लगने लग पड़े हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे झील होगी कि भाई करना और तो यही चीज़ आगे बढ़कर और काम मेरे लिए देगी। इस नज़र से कम लग रहे हैं कि कुछ और करना, कुछ बढ़िया करना और कुछ बढ़िया करना। और आई होप ये जो आपका मैटर है, जो आपका कंसर्न था, मैंने एड्रेस कर लिया। और इसके अलावा भाई एक
ऑफिशियल नॉलेज करके भाई थे, वो कहते थे कि भाई हमें भी मेंशन कर दिया करो कमेंट में अपनी वीडियो में। तो भाई आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मैसेज करते रहते हैं, और आपका एक सिंपल जो हर बार मैसेज होता है कि ऑसम एज़ यूजुअल, थैंक यू सो मच भाई। आपको मेरी हर वीडियो ऑसम लगती है, और सबको मेरी कोशिश होगी कि सबको जो मुझे डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और जो सारे कमेंट कर दें। मतलब अभी कई होंगे ना जो देखते होंगे कमेंट नहीं करते होंगे, तो मैं किसी को ऐसा फील नहीं कराना चाहता कि भाई मतलब अननोटिस तो आप खुद ही रह जाओगे ना अगर आप कमेंट नहीं करोगे। आप भी कमेंट करो, फिर मुझे होगा कि मैं इन भाई का मैंने नाम लेना, ये मुझे रोज़ करते हैं कमेंट। अभी 2 दिन और भी हैं भाई, मैं उनका अगली वीडियो में नाम लूँगा, क्योंकि जो ये वीडियो अब बड़ी हो गई है, और अगर कोई उनका कंसर्न है तो वो भी मेंशन कर दें, और फिर उसके बाद फिर उनका भी नाम लेंगे, और ये जो कारवा है बढ़ता जाएगा। और इसको मैं ये सेगमेंट को कोशिश होगी 2-3 मिनट का रखा करूँगा, अभी थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, ताकि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा एंगेज कर पाएँ स्टोरी से ज़्यादा, और धीरे धीरे वो भी फिर एक हिस्सा बन जाएँ। और आगे बढ़कर मेरे प्लान्स है कि हमारे जो ग्रुप है जो रोज़ की वीडियोस देखता है, उसमें व्हाट्सएप के साथ रिलेटेड हम कनेक्ट वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए और उसके बाद फिर करेंगे, बड़ा चैनल हो जाएगा। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मुझे पता ना हो कि कोई मुझे डेली वॉच कर रहा है और उसको मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा। ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। सो थैंक यू सो मच कमेंट लिखने के लिए, और आज का एपिसोड इतना ही। जल्दी मिलेंगे